आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते की सविस्तार सप्रसंग व्याख्या करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में क्या बताया है वे सब जान लेते हैं। यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है और ये एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक हैं और इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ और हरिशंकर परसाई ने प्रारंभ में अध्यापन कार्य किया और फिर वे स्वतंत्र लेख लिखने लगे और साथ ही इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध और लेखन के साथ व्यंग्य लेखन में भी उल्लेखनीय कार्य किया। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है और इसमें सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के द्वारा वो फटे हुए जूतों में फोटो खिंचवाने पर उसके ऊपर व्यंग्य लिखा गया है और जिसमें है हरिशंकर परसाई द्वारा बहुत सी व्याख्या की गई है। और इसमें अब पाठ का सार। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ उपन्यास सम्राट एवं कथाकार मुंशी प्रेमचंद को लक्ष्य कर लिखा गया व्यंग्य लेख है। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फोटो है जिसमें उन्होंने धोती कुर्ता और टोपी पहन रखी है। फोटो में प्रेमचंद ने फटे हुए जूते पहन रखे हैं जो कि कैनवास के हैं अर्थात कपड़े से बने हैं। इन्हीं फटे हुए जूतों को देखकर लेखक ने इस निबंध की रचना की है और कहा है कि इस फटे हाल में भी प्रेमचंद मुस्कुरा रहे हैं और यह लग रहा है कि वह जीवन में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहते। यही सब इस पाठ में बताया गया है। अब पाठ सविस्तार से। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं और कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। अब जो लेखक है उन्होंने प्रेमचंद की एक फोटो देखी है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या पहन रखा और किस प्रकार का उनका हाव भाव और उसके चेहरे के आकार हैं। तो कहते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उनके सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी रखी हुई है और उसने धोती कुर्ता पहन रखा है और कनपटी चिपकी हुई अर्थात पतले से हैं, दुबले पतले, और गालों की हड्डियां उभर आई है जिसके कारण उनके दुबले होने के कारण उनके गालों की हड्डियां बाहर की तरफ दिखाई देने लगी है और चेहरे पर घनी मूछें हैं जिसके कारण चेहरा भरा भरा लगता है। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिन्हें बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेरों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस फोटो में कैनवास के अर्थात कपड़े के जूते पहने हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल ही लापरवाही से बांधा गया है और लापरवाही से बांधने के कारण उनकी जो लेस है, जो डोरी है बांधने वाली, उसकी वो जो लोहे की पतरी होती है वो निकल गई है और इसके कारण छेदों में वो डोरी डालने में भी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन जूतों को कस रखा है। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अब लेखक कहते हैं कि मतलब दोनों जूतों में एक बाएं पैर का जूता है वो फटा हुआ है और उसमें ऐसा छेद है जिसमें से उनकी उंगली भी बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब उस जूतों को देखने के बाद में लेखक ने सोचा कि अगर फोटो जब हम खिंचवाते हैं तो बड़े सज संवर के खिंचवाते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि जब प्रेमचंद ने इस प्रकार का फोटो खिंचवाया है तो मेरे ख्याल से वो ऐसे ही व्यक्तित्व के रहे हैं और उन्हें साधारण रहना ही अच्छा लगता है। तो मतलब अब जब फोटो खिंचवाने की उनकी ये पोशाक है तो वो आम जीवन में कैसी पोशाकें पहनते होंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो मतलब पोशाकें बदलने का उनमें गुण है, मतलब वो जैसे हैं वैसे ही दिखाई देना चाहते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है?
मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। अब लेखक उस फोटो को देखकर कह रहे हैं कि मतलब क्या प्रेमचंद को इतना ही पता नहीं है कि मतलब उनका जूता फट रहा है और उंगली उनकी बाहर दिख रही है, और उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, और जरा भी उन्हें बेशर्मी महसूस नहीं हो रही है कि मतलब मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ और मेरा जूता फटा हुआ है। अगर वे चाहते तो मतलब अपनी धोती को थोड़ा नीचे खींच के अपनी उंगली को ढक सकते थे। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रही होंगे, और बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मतलब इस हालत में उन्होंने फोटो खिंचवाई है, उनके जूते फटे हुए हैं, उनके कपड़े इस प्रकार के हैं, तो उसमें उन्होंने मतलब उनका दर्द अच्छी तरह झलक रहा है कि मतलब उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए वे उन कपड़ों में और उन जूतों में उन्होंने फोटो खिंचवाई है। और जब लेखक ने कहा कि तुम अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आओ, तो उन्होंने इस प्रकार मुस्कान को लाया होगा जैसे मतलब दर्द चेहरे दिल में छुपाकर उन्होंने अपनी मुस्कान को चेहरे पर किया होगा, और इतने में ही उन्होंने फोटो खींच दी। यह कैसा आदमी है जो खुद के जूते तो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। अब उस फोटो में ऐसा लग रहा है कि मतलब खुद तो फटे हुए जूते पहन रखे हैं प्रेमचंद ने, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं। तो लेखक सोच रहे हैं ये किस प्रकार के आदमी है, इनका तो व्यक्तित्व बहुत ही अलग दिखता है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक, जूते पहन लेते या न खिंचाते, फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा और तुम अच्छा चल वही कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो, और मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोके देता है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब प्रेमचंद के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे जूते नहीं थे, तब उन्हें फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए थी, और फोटो न खिंचवाते तो क्या होता। लेकिन उन्होंने सोचा कि मतलब शायद उनकी पत्नी ने कहा होगा कि चलो हम एक फोटो खिंचवा लेते हैं, तो इस प्रकार उनकी इच्छा मानकर उन्होंने फोटो खिंचवा ली। लेकिन फिर भी ट्रेजेडी मतलब उनके पास साथ कितना बड़ा हादसा हुआ कि मतलब वो फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, उनके पास जूते भी अच्छे प्रकार के नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर के दुख को छिपाकर और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर उन्होंने उस फोटो को खिंचवाया। तो इसमें लगता है कि जैसे दर्द भरा व्यंग्य हुआ हो। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, इसमें तो जूते मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए, और गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। अब लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद के लिए कि मतलब उन्हें तो फोटो का महत्व ही समझ में नहीं आता, क्योंकि फोटो से ही मतलब किसी व्यक्ति के चरित्र कोई और उसकी पहचान होती है, तो और उन्होंने तो फटे हुए जूतों में फोटो खिंचवा ली, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं। अब वो आगे कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लोग उधार के कोट लेकर वर से दिखाई देने लगते हैं और दूल्हे की तरह, और मांग के उधार में मोटर से बारात निकाल लेते हैं, और कभी कभी तो कोई ये सोचता है कि तुम्हारी बीवी के साथ मैं अपनी फोटो खिंचवा लूं ताकि मैं अच्छा दिखूं। और ये एक लेखक इस प्रकार के हैं कि इनसे जूते भी मांगते नहीं बना, लेकिन इन्हें तो फोटो का बिल्कुल भी महत्व नहीं है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं तो तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब लेखक कह रहे हैं कि उस जमाने में टोपी तो 8 आने में मिल जाती है और जूता 5 रुपए में मिल जाता होगा, लेकिन फिर भी प्रेमचंद उस जूते को नहीं खरीद पाए और फटे हुए जूतों में उन्होंने फोटो खिंचा ली। और इससे मतलब लेखक को बहुत दर्द हुआ, और उन्हें लगा कि मतलब इतना तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध कथाकार और एक युग परिवर्तन करने वाला, पता नहीं वो क्या क्या है, लेकिन फिर भी वो मतलब इस हाल में फोटो खिंचवा रहा है कि उसका जूता भी फटा हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है।
मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर निकलती पर अंगूठे नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा पर पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि तुम्हारा जूता तो फटा हुआ है ऊपर से, लेकिन अब वो अपने जूतों के बारे में बता रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छे हाल में नहीं है, लेकिन इतना है कि मेरे जूते से उंगली बाहर नहीं निकलती और मेरा जूता अंगूठे के नीचे से तले फटा हुआ है, और कभी कभी जमीन पर अंगूठा घिस जाता है तो रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा और पूरा पंजा भी छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। ये मतलब मेरे जूते ऊपर से बिल्कुल अच्छे दिखाई देते हैं और कोई कह नहीं सकता कि नीचे से घिसे हुए हैं। अब वे कहते हैं कि तुम्हारी उंगली तो दिखती है लेकिन तुम्हारा पांव सुरक्षित है, और मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। लेकिन तुम इस पर्दे का महत्व नहीं जानते, मतलब पर्दे पर हम कुर्बान हो रहे हैं। तो उनका कहना है कि मतलब अब जब हम किसी के सामने दिखावा करते हैं तो इस दिखावे का मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमारी आंतरिक स्थिति मतलब उनके सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। अब लेखक कह रहे हैं कि तुम तो फटे जूते में भी ऐसे ठाठ से बैठे हो और ऐसे फोटो खिंचवा रहे हो कि जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मतलब जिंदा दिल नहीं हूँ, इतना खुला हुआ इंसान नहीं हूँ कि बिना कि इस तरह के फटे हुए जूतों में अपनी फोटो खिंचवाऊं, अब चाहे बिना फोटो के मेरी कोई जीवनी ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह। अब वो लेखक कह रहे हैं कि मतलब इसने इस हाल में, इस फटे हाल में भी तुमने ये फोटो खिंचवाई है और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तो इस मुस्कान के पीछे क्या राज है। अब लेखक कह रहे हैं, क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। अब ये सब क्या है, उसके मतलब प्रेमचंद के लिखे हुए उपन्यास हैं, गोदान, पूस की रात और सुजान भगत, ये सब प्रेमचंद के लिखे हुए उपन्यास और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो वे कहते हैं कि मतलब होरी का गोदान हो गया, या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, या फिर सुजान भगत का लड़का मर गया, जो तुम इस तरह मुस्कुरा रहे हो। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया और वही मुस्कान मालूम होती है। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मतलब जो झोपड़ी वाला था नाटक कहानी, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो माधो औरत के कफन की चंदे की शराब पी गया, इसलिए मतलब वो मुस्कुरा रही। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है ये। मेरी जनता के लेखक। अब वे कहते हैं कि तुमने मतलब हमेशा ही कुछ ऐसा लिखा है जो मतलब जनता की भावनाओं को चरितार्थ करता है, जो मतलब आम जनता के भीतर जो विषम परिस्थितियां हैं, जो मतलब उनकी गरीबी है, उनका जो चरित्र है, उसी को व्यक्त करते हुए तुमने हमेशा ऐसे ही लेख लिखे हैं और ऐसे ही उपन्यास लिखे हैं जिनके अंदर दरिद्रता की झलक दिखाई देती है। तो कहते हैं, मेरे जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगातार लगाकर घर लौटते रहे। अब वो लेखक कह रहे हैं कि तुमने क्या बहुत चक्कर लगाए जिससे तुम्हारा जूता फट गया, या फिर कोई बनिया है जो मतलब तुम्हारे उधार मांगता है तो उसके चक्कर लगाने के कारण तुम्हारा जूता फट गया। अब कह रहे हैं, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि मतलब चक्कर लगाने से तो सिर्फ जूता घिसता है, फटता नहीं है। और इसी प्रकार के एक लेखक हैं जो मतलब प्राचीन रीतिकाल के कवि हैं, जो कुंभन दास, जो मतलब अष्टछाप के कवि थे, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि मतलब वे भी फतेहपुर सीकरी जब आते जाते रहे तो उनका जूता भी घिस गया था, और उन्होंने कहा कि आवत जात पनैया घिस गई, मतलब आने जाने से पनैया हमारी जूतियां घिस गई हैं, बिसर गयो हरि नाम। और इस प्रकार हरि नाम भी बिसर गया है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। और उन्होंने ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके दुख देखने से उपजते हैं उनको सलाम करना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, पर तुम्हारा जूता कैसे फट गया। अब लेखक कह रहे हैं कि चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है, तो तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई भी हल नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है।
कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। अब वो लेखक कह रहे हैं कि मुझे इसका कारण नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारा जूता किस प्रकार फट गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने किसी सख्त चीज को ठोकर मारी है जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जूता पड़ा रहा और इसी सदियों से जम गया और जैसे ही तुमने इसके पहनकर ठोकर मारी और ये अपने आप ही फट गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टीला जो रास्ते में खड़ा था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया हो, उसके कारण फट गया होगा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती है। अब लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि अगर तुमने ठोकर मारने से ये जूता फटा है तो तुम्हें तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब उन टीलों पर ठोकर नहीं मारनी थी। और ऐसा लगता है कि जैसे सभी नदियां जिस प्रकार पहाड़ फोड़कर नहीं निकलती, उसी प्रकार तुम्हें भी उन टीलों पर समझौता कर लेना चाहिए था और साइड से निकल जाना चाहिए था ताकि तुम्हारा जूता फटता नहीं। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब लेखक कह रहे हैं कि तुमने समझौता तो बिल्कुल किया ही नहीं, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी है जो तुमने गोदान में होरी नामक पात्र की लिखी थी, मतलब वही नेम धर्म वाली कमजोरी, अर्थात अपने धर्म पर अड़िग रहा चाहे कितनी भी परेशानी आए, और वही धर्म उसकी जंजीर थी। और वह मगर जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि तुम्हारा नेम धर्म तो तुम्हारा बंधन नहीं है, मतलब गोदान में तो होरी का उसका नेम धर्म उसका धर्म ही उसकी जंजीर थी, उसका बंधन था, लेकिन जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे हो तो उससे लगता है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारा बंधन नहीं हो सकता, ये तो तुम्हारी मुक्ति है शायद। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पांव की उंगली मुझे संकेत करती हुई लगती है, मतलब तुम जिसकी तरफ घृणा से देखते हो या फिर तुम्हें जो पसंद नहीं है उसकी तरफ तुम हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है। लेखक आगे कह रहे हैं कि तुम इस उंगली से, पैर की उंगली से जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो वो ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया और जिसके तुमने ठोकर मारी थी। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझ रहा हूँ और तुम्हारी जो मुस्कान है चेहरे पर दर्द को छिपाकर जो चेहरे पे मुस्कान लाई है उसे भी समझ रहा हूँ। तो इसमें लेखक ने कहा है कि उस फटे हुए जूते के कारण ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद फटे हाल में भी अपने जीवन जीने को मतलब खुश है, वो किसी बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहता और मतलब जीवन के जो भी अनुभव हैं उन्हीं के साथ वह जीना चाहता है और किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता। और वह कहते हैं कि उन्होंने अपने सदैव ही उन्होंने अपने उपन्यासों में इंसान की मतलब जो भी थी भावनाएं, जो भी अनुभव हुए उन्हें अपनी जिंदगी में उन्हीं को अपने सप्रसंग और सविस्तार वर्णन किया है उन्होंने, मतलब जो भी उपन्यास लिखे प्रेमचंद ने उसमें उनकी मतलब व्यक्तित्व की झलक है। उन्होंने मतलब जिस प्रकार का जीवन जिया या जिस प्रकार की उनकी सोच थी, जिस प्रकार के लोगों से वे मिले, उन्हीं सबका जीवन चरितार्थ करते हुए उन्होंने वही उपन्यास लिखे। और यही सब उनके जीवन में भी था, मतलब वे उनका जीवन एक दर्द से भरा हुआ था लेकिन फिर भी वे मतलब मुस्कुराते रहते थे। तो इसी को उन्होंने लेखक ने कहा है कि व्यंग्य मुस्कान, मतलब दर्द होने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान झलकती थी। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उन सभी लोगों पर हंस रहे हो जो अपनी उंगली तो छुपा लेते हैं लेकिन मतलब जिनका तलवा घिसा हुआ है, लेकिन जो मतलब सामने प्रदर्शित नहीं करते, मतलब उन दिखावा करने वाले लोगों की तरफ हंस रहे हो जो मतलब दिखावा करते हैं कि हम इस प्रकार के हैं, लेकिन जब उनकी वास्तविकता का पता चलता है तो वो तुम्हारे से भी ज्यादा दरिद्रहीन है या महत्वहीन है। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, उंगली बाहर निकल आई है पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। अब लेखक ने कहा कि मतलब तुम तो ये कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई है, लेकिन मेरा पाँव तो बच रहा है और मैं चल रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों को देखो जो मतलब उंगली को तो ढांक लिया है, मतलब अपनी वास्तविकता को तो तुमने छिपा लिया है, लेकिन जो मतलब जो दिखावा कर रहे हो उस दिखावे के कारण तुम्हारी वास्तविकता
का नाश हो रहा है या हाश हो रहा है, मतलब जो तुम्हारी अंदर का जो व्यक्तित्व है उसका मतलब वह हीन भावना से ग्रसित हो गया है। इस प्रकार तो तुम मतलब अपनी वास्तविकता को छिपाकर जो दिखावा कर रहे हो उसके कारण तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फुटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब इस अंतिम पंक्ति में लेखक ने कहा है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम फटे जूते के आधार पर क्या कहना चाहते हो। अब लेखक कह रहा है कि तुमने फटे जूता पहन लिया, लेकिन इसके आधार पर यह दिखाना चाह रहे हो कि मैं कोई किसी प्रकार का, वे प्रेमचंद के बारे में कह रहे हैं कि प्रेमचंद किसी प्रकार का दिखावा नहीं करने चाहते। वे जिस हाल में हैं उसी हाल में रहना चाहते हैं, चाहे कोई उन्हें पसंद करे या ना पसंद करे। और उंगली का इशारा मतलब समझता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों की तरफ अपना इशारा कर रहा हूँ। इस फटे जूते के बाहर जो उंगली निकल आई है वो मतलब उन लोगों की तरफ इशारा कर रही है जो मतलब दिखावा करते हैं और जिनकी वास्तविकता कुछ और है। और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। अब व्यंग्य मुस्कान का मतलब ये है कि वो मतलब वो कह रहे हैं कि जब मतलब प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाने के लिए कहा तो उन्होंने अपने दर्द को छिपा कर हंस लिए। तो हंस लिए थे मतलब वे उन लोगों पर हंस रहे हैं जो मतलब उनकी दरिद्रता और उनकी जो वास्तविकता पर हंस रहे हैं। तो वे उन लोगों पर हंस रहे हैं कि मतलब वे सब प्रेमचंद की वास्तविकता पर हंस रहे हैं, लेकिन वे खुद कितने दिखावेबाज हैं और खुद कितना दिखावा करते हैं, तो उन लोगों दिखावा करने वाले लोगों पर हंस रहे हैं। अब आगे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 1, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के चित्र सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसका उत्तर है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहला है, वे एक संघर्षशील लेखक हैं। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे, उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे और समझौते नहीं किए। दूसरा है, अपराजय व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था, उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी और उनकी नजरों में तीखा व्यंग्य और आत्मविश्वास था। तीसरा है, कष्टग्रस्त जीवन। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे, उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे सादे वस्त्र पहनते थे, उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। चौथा है सहजता। प्रेमचंद अंदर बाहर से एक से थे। लेखक के शब्दों में इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, अर्थात ये जिस प्रकार बाहर दिखाई देता है वैसा ही अंदर से है। मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया, वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, ये क्या है, ये गलत है। दूसरा है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए, ये सही है। तीसरा है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, यह गलत है। चौथा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, यह भी गलत है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां नौशावर होती हैं। खैर, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। अब इसमें पहला क्या है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां नौशावर होती हैं। तो इसका अर्थ है, जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, जिसका स्थान ऊंचा है जो सिर पर बिठाने योग्य है उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का आधार धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग नौशावर होते हैं, गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। है तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसका उत्तर अगले प्रश्न में है। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया, उन्होंने वास्तविकता को कभी छकने का प्रयत्न नहीं किया। ढकने, वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था, वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है,
हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। अब ग है, जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। अब इसका आशय है, लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा बल्कि और अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। प्रश्न नंबर 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर है, मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज की परंपरा सी है, वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने वे कपड़े अलग रखता है जिन्हें वह अच्छा समझता है। प्रेमचंद के कपड़े ऐसे न थे जो फोटो खिंचाने लायक होते, ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते होंगे। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी पसंद और आडंबर तथा दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसलिए उसने टिप्पणी बदल दी। प्रश्न नंबर 5, आपने यह व्यंग्य पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इसका उत्तर है, मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का तथा अंत में फूल फल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है। वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकालने की यह व्यंग्य शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है। प्रश्न नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर है, टीला शब्द राह आने वाली बाधा का प्रतीक है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने से व्यक्ति को उसे पार करने के लिए विशेष परिश्रम करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती हैं। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है, आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, मेरे हाथ में मेरे जिस मित्र का हाथ है उसकी एक चीज का मैं हमेशा से कायल हूं, अर्थात मतलब मैं उसका प्रशंसक हूँ। वह है मैं उसकी टाई की गांठ। ऐसी साफ सुथरी गांठ आपको देखने में नहीं आई होगी, लगता है जैसे जन्मजात ऐसी ही हो। कोई सिलवट नहीं, कोई बिखरावट नहीं। ऐसा नहीं है कि वे ये टाई सूट के साथ पहनते हो, गर्मियों में कमीज के साथ भी वे टाई पहनते हैं, तब भी टाई की गांठ इसी तरह रहती है। सच बताऊं, मुझे एक भी ऐसा दृश्य याद नहीं आता जब मैंने उन्हें टाई के बिना देखा हो। हाँ, एक बार मैं सुबह सुबह उनके घर चला गया था, उस समय भी उन्होंने मुझे 45 मिनट प्रतीक्षा करवाई। जब ड्राइंग रूम में आए तो टाई लगाए हुए थे, गांठ तब भी वैसी थी जैसे जन्मजात हो। मैं सोचता हूँ उन्हें गांठ लगाने का इतना शौक क्यों है? शायद इसलिए कि वे बिखराव को नहीं, गठन को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी बोलते संभल कर बोलते हैं। मैंने आज तक उन्हें व्यर्थ की गप्पे लड़ाते नहीं देखा, चुटकुले सुनाते नहीं देखा, सुनाते क्या चुटकुलों पर हंसते भी नहीं देखा। यदि कोई उनके सामने कोई चुटकुले पर हंस दे तो वे उसे बेहुदा या बेशऊर कहकर घंटों तक अपना मुंह बिगाड़े रहते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, बोलो तो ढंग का बोलो वरना चुप रहो। ऐसा न समझिए कि वे अक्सर चुप रहते हैं, नहीं, वे अक्सर बोलते पाए जाते हैं, और जब भी बोलते हैं किसी न किसी राष्ट्रीय समस्या पर चिंता प्रकट करते पाए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व गंभीर है, यदि कोई उनकी बात न सुन रहा हो तो वे उस पर व्यंग्य कसने लगते हैं, और अगर कोई और बीच में बोलना शुरू कर दे तो उसकी ओर से मुंह मोड़कर उबासी लेने लगते हैं। मेरे टाई वाले मित्र की एक खूबी यह भी है कि वे हर किसी के गिरेबान में झांकते हैं। उनकी एक से एक बेहूदी बात को बतंगड़ बनाकर पेश करते हैं, पर अपने गिरेबान में उन्होंने टाई बांध रखी है, किसी को झांकने नहीं देते। पिछले दिनों उन्हें कोई सदमा लगा, वे पागल से हो गए। पेट ऐसे निकल आया जैसे 10 बच्चे एक साथ प्रसव करेंगे। लोगों को उनके गिरेबान में न सही बाहरी व्यक्तित्व में झांकने का मौका मिल गया, परंतु तब वे छुट्टियां ले गए, तब तक वापस नहीं आए जब तक उनकी देह वापस अपनी औकात पर न लौट आई, अर्थात उसी आकार में न लौट आई जब वो पहले जैसे थे। सच बात तो यह है कि मेरे इस मित्र के पूरे जीवन में गांठें ही गांठें हैं, अपने बड़े होने की गांठ।
टाई तो बस ऊपरी गांठ है, भीतर कितनी गांठें हैं यह उनकी पत्नी ही से हमने जाना। वे भी उनसे इतना डरती हैं जितना कि चपड़ासी सांप से, इसलिए बेचारी तभी हंसती हैं जब वे चाहते हैं। प्रश्न नंबर 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? इसका उत्तर है वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान और आदर देना लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरों पर पहला प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है। आज किसी अच्छी सी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहनकर जाए तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। इसी प्रकार कार्यालयों के कर्मचारी गण हमारी वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोगों को, विशेषकर युवाओं में, आधुनिक बनने की होड़ लगी है। भाषा अध्ययन प्रश्न नंबर 9, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है हौसला पस्त करना अर्थात उत्साह नष्ट करना। इसका वाक्य है अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। दूसरा है ठोकर मारना, चोट करना। इसका वाक्य है प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी। तीसरा है टीला खड़ा होना अर्थात बाधाएं आना। वाक्य है जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। चौथा है पहाड़ फोड़ना अर्थात बाधाएं नष्ट करना। वाक्य है प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से थे जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। चौथा है अंतिम है जंजीर होना बंधन होना। वाक्य है स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। इसका उत्तर है प्रेमचंद का व्यक्तित्व उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है वे हैं जनता के लेखक, महान कथाकार, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट। पाठोत्तर सक्रिय था। प्रश्न नंबर 11, महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे पता लगाइए। ये तुम स्वयं कर लेना। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।